हेलो एवरीवन, लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी का। ये एंटायर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है और शायद इसलिए इतना समय भी लगा हमको लाने में, क्योंकि आप देखें तो इसमें हम लोग साइक्लोन का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी पीवाईक्यूज इससे पूछे गए हैं सारे एग्जाम में घटना चक्र के, सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। विंड्स, लोकल विंड्स, परमानेंट विंड्स पूरा कवर किया जाएगा। क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग। आप 2 से 3 मार्क्स इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो हम लोगों ने ये दोनों कवर किया था और फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में चले गए थे। फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद एक सेक्शन, एक क्लास फिर से थोड़ा मैराथन टाइप का आएगा, जो कि हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड होगा, जिसमें कि हम लोग एंटायर जो भी पानी से रिलेटेड है वो सब कवर कर लेंगे, सेलिनिटी एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद एक वीडियो ऑरिजिन ऑफ अर्थ पे आएगा, फिर हम लोग वापस से इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना, हम लोग पहले कुछ फ्रिंज कॉन्सेप्ट्स जो कि बार बार हेयर एंड देयर यूज होगा, पहले हम लोग उससे डील कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रेशर के बारे में बात करें ना, तो एंटायर क्लाइमेटोलॉजी, जो भी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, अभी देखिए जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, आप बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर आप हिंदी मीडियम भी हैं तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बस सुनते रहिए। जब ये अपना खत्म हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट, क्लाइमेट वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा, तो उसका जो पीडीएफ डाला जाएगा ना ग्रुप में, जो शॉर्ट नोट्स, वो बाइलिंगुअल रहेगा। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बस समझने के लिए आप इसको करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या, हाँ, प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक थंब रूल बस याद रखिएगा, प्रेशर क्या होता है हम लोगों को पता है। जनरली आप देखते हैं ना कि हम, मान लीजिए आप मान लीजिए कोई अपना साइकिल धोते हैं या फिर कोई अपना बाइक साफ करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा प्रेशर से पानी मारो। पता है हम लोगों को प्रेशर क्या है। बस एक चीज हमको जो बताना चाहते हैं ना, कि जो भी हवा है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से, हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। कहने का मतलब, मान लो तुम एक ये तुम्हारा टायर है, ठीक है। जैसे ही टायर में पंचर होता है, तुम देखते हो कि हवा बाहर की ओर निकलता है। क्यों बाहर की ओर निकलता है? क्योंकि जब तुम पंप से यहाँ पर जबरदस्ती हवा भरे थे तो इसके अंदर हाई प्रेशर था, अब बाहर क्या है, लो प्रेशर है। तो एक चीज याद रखना कि हमेशा जो भी फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, मान लो ये अभी हम यहाँ पर नीचे जो दिखा रहे हैं ना, मान लो ये पानी है, ठीक है। और यहां से क्या है, तुम्हारा जो सन है, सूर्य की किरण आ रही है, आकर के इसको गर्मा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये गर्म हो गया। नॉर्मल तुम घर में जब पानी उबालते हो तो तुम क्या देखते हो कि उसके ऊपर, जैसे मान लो ये तुम्हारा बकेट है, यहां पर तुम आग लगा दिए, ठीक है। तो जब तुम पानी उबालते हो तो क्या होता है कि इसमें तो हम देखते हैं ना कि भाप की तरह जो है ऊपर निकलता है। तो एग्जैक्टली यही यहाँ पे वही होगा, सन के चलते क्या होगा, ये गर्माएगा, यहाँ गर्माएगा तो भाप बन के ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा, अब आप लास्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो हम लोग एक चीज कंसेप्ट पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता था कि जब भी हम अपना जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, तो 6.5 डिग्री जो है तापमान घट जाता है। इसी को हम लोग लैप्स रेट बताए थे। अब यहां से जब वो भाप ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाएगा तो लैप्स रेट के चलते वो ठंडा होगा, ठंडा होते 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 क्या होगा, ऊपर वो यहां पर मान लो तुम्हारा क्लाउड बना दिया, ठीक है। यही भाप जो ऊपर गया वो ऊपर जाके क्लाउड बना दिया। अब यहां से जैसी जो भाप बना था वो ऊपर उड़ा, जब वो ऊपर उड़ेगा फिर से भाप आएगा, मतलब ये पानी फिर से जो एवापोरेट होगा। इसी तरीके से ये थ्रू आउट चलता रहेगा। तो आप एक समय पे देखेंगे ना कि ये जो पॉइंट है, मतलब जिस जगह से ये ऊपर उठ रहा है ना, यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि गर्म हो गया। जब गर्म हो गया, ऊपर से भाप वहां से उठ कर खाली गया, तो कोई चीज वहां से खाली हो गया तो वो लो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब लो प्रेशर हुआ, अब जैसे मान लो ऊपर गया यहाँ, अब जो मतलब जो वेपर था वो तो ऊपर क्लाउड बना दिया, पर जो एयर है, जो हवा गया ऊपर, वो वापस उधर से इधर है, इधर कुछ इधर घूमेगा, कुछ इधर घूमेगा, कुछ इधर घूमने के बाद क्या होगा कि वापस से वो नीचे गिरेगा। अब जहां पर हवा ऊपर से नीचे आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर क्या हो रहा था कि भाप और हवा ऊपर जा रहा था तो खाली हो गया, अब यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका प्रेशर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। फिर हम लोग पढ़े कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो फिर ऐसे आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप सरफेस देखेंगे ना, अगर आप सरफेस देखते हैं तो मान लो यहाँ पर लो प्रेशर है, तो पहले यहाँ से ऊपर जाएगा हवा, हवा ऊपर गया, ऊपर जाने पे उसके अंदर कुछ भाप होगा, वो भाप क्या बना देगा, क्लाउड बना देगा, ठीक है। फिर वो जो हवा बच गया, भाप तो पानी बन गया, पर जो एयर था वो वापस इधर आएगा, इधर आकर के नीचे आ जाएगा। जहां नीचे आएगा यहाँ पर हाई प्रेशर बना देगा, और फिर नीचे वाला पार्ट जो है वो ऐसे करके आ जाएगा। अब एक बात समझना हमको, अगर हम ये कहें कि कोई जगह जहां पर लो प्रेशर है,
उसके ऊपर तुमको क्लाउड मिलेगा। तो ये गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लो प्रेशर हुआ कैसे? जब नीचे से भाप और हवा ऊपर गया, ऊपर जो भाप था वो ठंडा गया तो क्लाउड बनेगा। अगर हम कहें कि जो लो प्रेशर है वहां पर क्लाउड बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर रेनफॉल होगा, बारिश होगी, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसी का कॉन्ट्रारी देखो, जब भी हम हाई प्रेशर में कहीं पे बात करेंगे तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जब हाई प्रेशर होगा तब वहां पर क्लाउड नहीं बनेगा? बिल्कुल। क्लाउड कैसे बनेगा भाई? क्लाउड तो तब बनता है जब नीचे से कुछ भाप जाता है। यहां तो जो हवा अपना मॉइस्चर को पूरा, मतलब जो हवा अपने अंदर जितना भाप था वो छोड़ दिया यहाँ पे, और सूखा हवा, ये हवा क्या है? ये ड्राई विंड है मेरे भाई। अब ये ड्राई विंड जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्लाउड थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर क्लाउड नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रेन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, बिल्कुल कह सकते हैं। बस इस चीज को याद रखना, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम यही बताना चाहते थे। अब आ जाओ ह्यूमिडिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी के बारे में अगर एक चीज बस आपको बताए ना, तो याद करो एक बात भाई, जब हम लोग ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं उमस बोलते हैं ना, कि गर्मी के टाइम पे देखते हो हल्का एकदम उमस उमस टाइप का हो जाता है। अब एक बात समझना कि ह्यूमिडिटी ना दो तरह का होता है। एक ह्यूमिडिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ कि कंपेयर करना। कैसे हम कहते हैं, मान लो तुम्हारा कुछ नंबर आया 99%, मतलब 90% मान लो तुमको मार्क्स आया, ठीक है? तुम्हारे पड़ोसी को मान लो 95 आया। तो अगर हम कंपेयर करें कि तो कह रहे यार तुम्हारा पड़ोसी के हिसाब से तुमको कितना आया, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का होता है कि मतलब कि हमको फर्क नहीं पड़ता है कि अगल क्या बगल क्या कितना आ सकता था कितना नहीं आया, एक्चुअल में तुमको कितना आया। तो जो एब्सोल्यूट होता है ना, वो हमेशा तुम देखोगे कि मास में कितना उसमें केजी वाटर वेपर है, उस पे देखा जाता है। और रिलेटिव जो है ना, वो हमेशा प्रेशर पर देखा जाता है। यहां पर इससे ज्यादा इसका बात करने का जरूरत नहीं है। पर एक चीज बस यहां पर ये जान के रखो कि ये चीज हमको पता है कि हम लोगों को उमस कब लगता है भाई, जब गर्मी, तुम देखोगे एकदम गर्म मौसम है, ठीक है, एकदम भयानक गर्मी थी, और उस भयानक गर्मी में क्या हुआ कि थोड़ा सा बारिश हो गया। थोड़ा सा बारिश हो गया तो हम लोगों का क्या होता है कि अरे यार हल्का सा बारिश किया और उमस होकर के और दिमाग खराब कर दिया, पसीना से आदमी लथपथ हो जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो बस एक चीज याद रखना मेरे भाई कि तुमको कभी भी ठंड का मौसम में ह्यूमिडिटी नहीं महसूस होगा। तुम कभी एक काम करो, एसी को एकदम ठंडा करके चला दो, तो थोड़ा देर बाद तुम देखोगे तुम्हारा जो स्किन है वो रूखा रूखा हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो हवा में जो तुम्हारा भाप था, जो पानी था ना, वो कम हो गया। अब बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तापमान अधिक रहेगा, अगर तापमान अधिक रहेगा तो उमस अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि अगल बगल जो पानी था वो और भाप बन करके ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल देखो, थ्रू आउट जितना भी घटना चक्र का सवाल है ना, सब यहां पर कवर किया जाएगा, पर कॉन्सेप्ट के साथ किया जाएगा। देखो, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लैटिट्यूड। क्या बोल रहा है कि नमी जो होता है वो अक्षांश से संबंधित होता है। हमको उतना नहीं पता, हमको बस इतना पता है कि अगर ये अर्थ है और यहां पर मान लेते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पर मान लेते हैं 33 है, यहां पर मान लेते हैं 67 है, यहां पर मान लेते हैं 80 है, 100 हो गया। 100 थोड़ी होता है भाई, 90 होता है, ठीक है। अब मान लो हम ये देखें ना, तो अब देखो, जब यहां पर रहेगा तो सूर्य अपना किरण अधिक छोड़ेगा, ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो नमी होती है उसका तापमान से सीधा रिलेशन है। पर हमको ये भी पता है कि तापमान का रिलेशन लैटिट्यूड इससे भी तो है। तो ये सवाल क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड। बिल्कुल सही कह रहा है कि जहां पर अगर मान लो 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो वहां पर अधिक रहेगा सूर्य की रोशनी, अधिक सूर्य की रोशनी रहेगी तो अधिक गर्मी रहेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जलवाष्प के रूप में नमी को बनाए रखने का क्षमता जो है वो तापमान से संबंधित रहता है। मतलब मॉइस्चर कितना रहेगा वाटर वेपर में, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। बिल्कुल हम वही देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्लाउड के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग जब ऊपर बात किए तो हम लोग ऊपर एक चीज देखे भाई, हम लोग ऊपर देखे कि जब भी मान लो ये जगह है जहां पर यहाँ पर गर्मी लगी तो यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ तो यहाँ का जो पानी और हवा ऊपर गया, भाप बन के, ठीक है। मतलब ये तो हम ओशियन के हैं, नीचे पानी है तो ऊपर गया। अब जैसे ऊपर गया तो लैप्स रेट के चलते वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो अब हमको एक चीज क्या पता है कि जब भी कोई क्लाउड की बात कर रहा है तो हम उसको लो प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि क्लाउड के अंदर रहता क्या है, तो क्लाउड के अंदर आपको दोनों मिलेगा। कहने का मतलब
आपके वहां पर आइस भी है और वहां पर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी का बूंद और वाटर ड्रॉपलेट दोनों मिलेगा। जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब टन टन में पहुंच जाता है, तो फिर वो वापस नीचे बूंद के तरफ से टपकने लगता है। ठीक है, अब तरह तरह का क्लाउड देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो, एक चीज क्लाउड के बारे में बस अपने को जो याद रखना है ना, नाम नाम एक सेकंड नामकरण के हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे मान लो हम देखो ऐसे इस तरीके का देखें, अगर तुमको कोई क्लाउड सबसे ऊपर दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सिरस क्लाउड। एक चीज सिरस क्लाउड के बारे में अगर याद रखने के लिए तुमको कहा जाए, तो ये पहला चीज याद रखेंगे कि सबसे ऊपर होता है ये जो क्लाउड दिख रहा है तुमको, ये सिरस क्लाउड है। और एक चीज याद रखना कि सिरस क्लाउड ना थोड़ा पंख की तरह, मतलब पतला पतला होता है, एकदम पतला पतला होता है, और ऊपर रहेगा पता है, और फेदरी होता है, पंख की तरह दिखता है। ठीक है, याद याद रहेगा। अब जो बीच वाला क्लाउड हम लोग देखते हैं ना, बीच वाला क्लाउड के लिए क्या है टर्म, आल्टो। अगर कहीं भी तुमको दिखेगा तो समझ लेना, जैसे देखो ये है आल्टो, आल्टो, सिरस 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 सबसे ऊपर हो गया, बीच का मिडिल में देखेंगे तो तुमको आल्टो मिलेगा। एक चीज और याद रखना, जहां भी तुमको स्ट्रेटस चीज दिखेगा ना, जहां भी तुमको स्ट्रेटस चीज दिखेगा, याद रखना एक बात कि स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर। अब अगर रिलेट कर पाओ, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग जब एटमॉस्फेयर पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, एक सेकंड भाई, जब हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर देखते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि स्ट्रेटस मतलब लेयर, और इसी में तो हमको 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में ओजोन लेयर दिखता था, यही लेयर ना। इसीलिए यहां पे जब भी तुम देखोगे लेयर वजह से है ना, ऐसे देखो स्ट्रेटस देख रहे हो, स्ट्रेटस स्ट्रेटस। ठीक है, तो देखो जब भी क्लाउड का तुम देखोगे ना, अगर स्टेटस लग रहा है पीछे वाले हाफ में, सेकंड हाफ में, तो समझ लेना लेयर है, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दिख गया, क्या देख लिया हम लोग, सिरस देख लिए, ऑल्टो देख लिए। अब जो सबसे नीचे वाला होता है ना, उसमें तुमको आगे वाला भाग में स्टेटस दिखेगा, तो स्ट्रेटो। ठीक है, याद क्या रखना है तुमको, याद दो चीज रखना है। अगर बोले कि सबसे ऊपर क्लाउड कौन सा रहता है, सिरस क्लाउड रहता है। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जब भी किसी क्लाउड में, अच्छा एक देखो यहाँ एक ना एक टर्म दिख रहा है क्यूमुलस। जब भी कोई क्लाउड तुमको रुई की तरह दिखे ना भाई, जैसे देखो रुई की तरह दिख रहा है ना, लग रहा है कॉटन का, वुल टाइप का, तो वो क्यूमुलस क्लाउड है। तो जहां भी तुमको रुई की तरह मैटर दिखे, समझ लेना वो क्यूमुलस क्लाउड है। अब एक बात समझो भाई, जब भी तुम किसी क्लाउड में निम्बस शब्द जुड़ा हुआ देखो, निम्बस शब्द मतलब मान लो कोई बात करे क्यूमुलो निम्बस का, या फिर कोई बात करे निम्बो स्टेटस का, जब भी कहीं भी निम्बो वर्ड सुनो तो याद रखना कि नींबू निचोड़ने पर बूंदें गिरती हैं, नींबू निचोड़ने पर बूंदें गिरती हैं। कहीं भी निम्बस क्लाउड दिखेगा, इट विल बी एसोसिएटेड विथ रेनफॉल। कहीं भी निम्बस क्लाउड दिखे तो समझ लेना कि ये रेनफॉल से रिलेटेड है। और इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है, थोड़ी देर में भी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक पूछा जाता है ना कि कौन सा क्लाउड है जिससे सबसे भयानक तरीके से रेनफॉल होता है। ठीक है, कौन सा क्लाउड है जिसमें सबसे खतरनाक तरीके से रेनफॉल होता है, तो ये है तुम्हारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता कैसे है, इसके बारे में ना आगे जब हम साइक्लोन्स का बात बताएंगे ना, तब हम फ्रंट समझाएंगे, इसी वीडियो में होगा, फ्रंट समझाएंगे, उसमें हम इस बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखो कि जब भी कोई बात करे निम्बस क्लाउड का, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का, तो समझ लेना कि सबसे भयंकर, जिसको बोलते हैं ना टोरेंशियल रेन, कि भयानक मतलब मूसलाधार बारिश, ताबड़तोड़ बारिश, मगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, छोटे कम देर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, और अगर सवाल आए कि कौन से बादल के चलते बारिश काफी देर तक होती है, समझना काफी देर तक होती है। कभी कभी देखते हो कि मतलब 6 घंटा 7 घंटा से बारिश हो रहा है मीडियम पेस से, उसको बोलते हैं निम्बोस्ट्रेटस। बस ये दो चीज याद रख लो, क्लाउड में तुमको इससे ज्यादा कोई कुछ परेशान नहीं कर पाएगा। हम क्या बोले, हम ये बताए कि जब भी निम्बस शब्द दिखे तो समझ लेना कि बारिश हो रही है। अब निम्बस का हम लोग दो चीज देखे, एक देखे क्यूमुलो निम्बस, दूसरा देखे निम्बोस्ट्रेटस। और ये बोले कि जब ऐसा बोले कि काफी देर तक बारिश चल रही है, प्रोलॉन्ग्ड रेन, तो भैया ये आपका निम्बोस्ट्रेटस है। और जब बोले मूसलाधार बारिश हुई है, खतरनाक बारिश हुई है पर बहुत कम देर के लिए हुई है, तो वो क्यूमुलो निम्बस है, काम खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये जो क्लाउड है मेरे भाई, यही है निम्बोस्ट्रेटस, एकदम काला बादल हो गया और इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब कि उसका डार्क ये आ जाएगा और काफी देर तक रेन चलेगा,
ये हो गया आपका क्यूमुलो निम्बोस्ट्रेटस। अब यहां पर एक सवाल आया है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इंटेंस रेन? हमको इतना पता है कि अगर सवाल आता कि कॉटन की तरह कौन सा है तो हम निम्बस पे क्यूमुलस पे मारते। अगर पूछ रहा है हाईली इंटेंस रेन, क्यूमुलो निम्बस है। अगर पूछता प्रोलॉन्ग्ड रेन, काफी देर तक बारिश, तो हम निम्बोस्टेटस मारते। अगर पूछता कि सबसे हाई एल्टीट्यूड में लाइक अ फेदर, तो हम उसमें सिरोस्टेटस मार देते। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आओ, यहां तक काम खत्म हो गया भाई। क्लाउड में इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा पढ़ करके फायदा नहीं है, इतना पढ़ें कि एग्जाम में एमसीक्यू टिक हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात बताते हैं तुमको। कोरियोलिस फोर्स समझने से पहले ना एक चीज देखो जरा सा। मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, हमेशा के लिए कोरियोलिस फोर्स तुम्हारा आज खत्म कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा इक्वेटर, ठीक है भाई। अब अर्थ जो है मेरा, ये घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब एक बात समझना भाई, ये पार्ट भी घूम रहा है, ये पार्ट भी घूम रहा है, सेम समय लगा रहा है घूमने में। पर अगर तुम इस वाले यहां से यहां का रास्ता देखोगे तो ये बहुत बड़ा है, इस जगह का देखोगे तो ये बहुत छोटा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जब मान लो हमारा जो अर्थ है, अगर वो एक बार घूमता है, तो अगर इस वाले पॉइंट पे देखें तो इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और वही यहां पर देखें तो इसको कम डिस्टेंस करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक आदमी यहां पर खड़ा था, अगर एक आदमी यहां पर खड़ा है और एक आदमी यहां पर खड़ा है, तो इसका स्पीड अधिक होगा घूमने का, इसका स्पीड कम होगा घूमने का, कम होगा। अब एक बात देखो भाई, मान लो तुम यहां पर खड़े हो और तुम यहां पर एक ढेला लेकर के बैठे हो, तुम इस ढेले को ऊपर भेज रहे हो, ठीक है, क्या स्टोन है मान लो, ठीक है। अब तुम स्टोन को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। अब देखना, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। अब हम फेंके तो सीधा, पर जब तक हम सीधा फेंके तो क्या हुआ, हम तो धीरे घूम रहे थे, पर जहां पर पत्थर जाना है वो तेजी से घूम गया। जब वो तेजी से घूमा तो अब ये जो बी था, अब ये बी यहां आ गया, ये जो सी था ये सी यहां आ गया, और ये जो ए था ये ए यहां आ गया। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो हम कह सकते हैं कि स्टोन जो हम भेजे अभी वो ए की तरफ जाएगा, क्योंकि असल में तो ए आगे बढ़ गया ना, पर हम अभी रोक करके देखें तो हम कह सकते हैं कि ए इधर इस तरफ जाएगा। सेम उसी तरीके से मान लो तुम यहां पर कोई चीज फेंके, अब यहां पर तुम्हारा स्पीड ज्यादा था, तुम जहां पर ए बी सी में फेंक रहे थे, तुम फेंकोगे बी को, पर वो चला जाएगा सी के पास। क्यों? क्योंकि तुम ही आगे बढ़ गए ना, तुम्हारा स्पीड अधिक है। यही है, एक बार वापस अगर कंफ्यूजन हो ना तो वापस से बैक करके एक बार वापस से सुनो, क्लियर हो जाएगा। यही है कोरियोलिस फोर्स। अरे यार कहां गया, हाँ, यही है कोरियोलिस फोर्स। ये देखो, यहां से कोई पत्थर फेंकोगे तो इस तरफ चला जाएगा, यहां से फेंकोगे तो इस तरफ चला जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि देर इज अ रिलेटिव डिफरेंस इन स्पीड। स्पीड में फर्क है। जो आदमी इक्वेटर पे खड़ा था ना, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, जो आदमी पोल पर खड़ा है उसका स्पीड बहुत कम है, इसीलिए होता है। अब एक बात समझना, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो ये है तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम ये चीज कह सकते हैं कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ ऊपर फेंक रहे थे तो उस पे राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, और यही राइट डायरेक्शन के चलते ये घूम गया। तो बस याद रखना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में लगता है कोरियोलिस फोर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में लगता है, कि यहां सीधा जा रहा था पर इधर लेफ्ट की तरफ घूम गया है ना, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगता है। एक और चीज बस याद रखना, अगर सवाल आता है कोरियोलिस फोर्स क्यों लगता है, तो कोरियोलिस फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो जियोइड शेप का है। अच्छा, हमारा अर्थ जियोइड शेप का है तो उससे कोरियोलिस में क्या रिलेशन भैया? बस ये रिलेशन है कि इक्वेटर जो है वो ज्यादा तेजी से घूमता है, पोल जो है वो कम तेजी से घूमता है। अच्छा, मतलब कोरियोलिस फोर्स रिलेटिव डिफरेंस इन स्पीड के चलते होता है, बिल्कुल। और दूसरा चीज याद रखना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट है। एक चीज बस और बताएंगे आपको, कोरियोलिस फोर्स याद रखना कि अगर तुम खास इक्वेटर पे खड़े हो तो वो जीरो होता है। कहां से? हम तो मतलब हम सब कुछ इक्वेटर के रेफरेंस में ही देख रहे थे, इक्वेटर पे खड़े हो गए तो कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। बस इतना याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो भाई यहां पर एक बात क्या कह रहा है। विंड पैटर्न, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप नीचे वाले पार्ट को पढ़िए, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो विंड पैटर्न है
वो क्लॉकवाइज होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एंटी क्लॉकवाइज होता है इन द सदर्न हेमिस्फेयर। पता नहीं, हम तो अभी राइट लेफ्ट पढ़े थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आइडिया नहीं है, देख लेंगे। दूसरा क्या है कि द डायरेक्शंस ऑफ द विंड पैटर्न इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर इज रेगुलेटेड बाय कोरियोलिस फोर्स। बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में थोड़ा बात करें। मान लेते हैं हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भाई हम क्या जानते हैं कि कोई मान लो हाई प्रेशर है, ये मान लो हाई प्रेशर है, बीच में मान लेते हैं लो प्रेशर है। हमको ये पता है कि जो भी विंड आता है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये यहां से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ऐसे ऐसे। हमको ये भी पता है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं तो राइट डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स लगेगा। अब ये यहां से यहां जाना चाह रहा है, बढ़िया, पर इस पे कोरियोलिस फोर्स लग गया तो ये ऐसे घूम गया। अब सेम यहां चीज है, ये चीज यहां से यहां जाना चाह रहा है पर इस पे कोरियोलिस फोर्स लग गया तो ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया। तो अब कुल मिला के देखो इस तरह का डायरेक्शन बन गया। कैसा डायरेक्शन बन गया? ऐसा डायरेक्शन बन गया। ये तो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, यही है ना काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइक्लोन की बात, साइक्लोन नहीं सॉरी, अगर हम विंड डायरेक्शन की बात करें और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब पहला पॉइंट गलत हो गया। और सेम तुम देखोगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है। तो कुल मिलाकर के ये पता लगा कि भैया ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी खत्म हो गया। विंड डायरेक्शन हम देखो सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर कंफ्यूजन हो ना तो एक बार बैक करके देखो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर यहां से है तो इसका राइट तो इधर हो गया ना। अरे नहीं भाई, राइट तब होता उधर जब ये इधर जा रहा होता, उल्टा आ रहा है ना तो उसका राइट इधर होगा, इसीलिए इधर घुमा। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा सा आईटीसीजेड के बारे में बात कर लें। एक बात ये देखो, तो ये सवाल आप तुम लोग को आईटीसीजेड से पहले बता सकते हो क्योंकि हम लोग एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट अभी मतलब क्लियर हो चुका है। देखो क्या बोल रहा है, एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन, एयर का प्रेशर कब कब रहेगा हमको उतना नहीं पता। हमको इतना पता है कि अगर ये जमीन है, अगर ये जमीन है और समर सीजन में ये गर्माएगा तो यहां से भाप उठेगा और यहां से भाप उठेगा तो यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, समर सीजन। ठीक है, अब आओ एक आईटीसीजेड, उत्तर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आईटीसीजेड को फुल फॉर्म क्या है इसका ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको खत्म करने का, और एक बार ये अगर खत्म हो जाएगा ना तो हमारा मेजॉरिटी चीज खत्म हो जाएगा। ब्लैंक की तरफ चलते हैं थोड़ा, यहां से हम लोग थोड़ा बढ़िया से देखेंगे इसको, है ना। समझो भाई एक बात को, ये है मान लेते हैं तुम्हारा अर्थ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, अच्छा ठीक है। ये मान लो अब हमारा अर्थ हो गया भाई। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, ये है इक्वेटर। एक सेकंड, जरा सा हैंग कर रहा लग रहा है, ठीक है। ये हम देख लिए बीच में आया इक्वेटर। अब देखो भाई, जब अगर यहां पर मान लो सन है, ठीक है, अब यहां से सनलाइट है तो सन यहां से रोशनी आएगा, तो रोशनी आने पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है तुम्हारा ये लो प्रेशर बन जाता है। अभी हम लोग देखे थे, क्योंकि यहां से भाप उड़ेगा, अगर टेढ़ा करके देखें तो यहां से भाप उड़ेगा। अब यहां से भाप उड़ेगा तो ये भाप इस तरफ जाएगा, अब भाप इस तरफ जाकर के यहां पर बैठेगा, ठीक है। तो ये लो प्रेशर हो गया। और जहां पर बैठता है वहां पर हाई प्रेशर था, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सेम वहां यहां पर भी होगा, यहां पर कहीं पे लो प्रेशर होगा, यहां से फिर भाप उठता होगा, उठ करके यहां आएगा, ये फिर हाई प्रेशर है, फिर ये वापस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो लो प्रेशर हम बेल्ट की बात कर रहे हैं ना, बीच वाला, अब क्योंकि अभी हमारा अर्थ कैसा है भाई, ऐसे सीधा नहीं है ना, हमारा अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री से। अब क्योंकि हमारा अर्थ टिल्टेड है ना, तो एक समय रहेगा कि जो सूर्य है ना वो लगभग लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अप मारेगा। कभी कभी तुम देखोगे जब ये घूम करके इधर आ गया और जब सन यहां आ गया तो अब सन यहां मार रहा है। अब सन जब यहां मार रहा है तो ये 23.5 डिग्री साउथ है इसका। क्यों? क्योंकि अर्थ तो टिल्टेड है ना, टिल्टेड था तो ये था इक्वेटर, समझ रहे हो। अगर ये इक्वेटर है तो जब आगे से मारेगा तब 23.5 नॉर्थ पे मारेगा, जब पीछे से मारेगा तब 23.5 साउथ से मारेगा। इसीलिए क्या होता है,
कि देखने में हमको लगता है कि ये इक्वेटर है, एक सेकंड, ये इक्वेटर है, इस जगह पर लो प्रेशर बनना चाहिए, पर कभी कभी लो प्रेशर यहां आ जाता है। कब? गर्मी के टाइम पे। गर्मी के टाइम का मतलब हमारा अगस्त के महीने में, और जनवरी जून मतलब जुलाई अगस्त समझ लेना। और जनवरी वगैरह के महीने में क्या होता है कि नीचे आ जाता है लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य अब नीचे की तरफ आ चुका है, मतलब पीछे से आकर के मार रहा है। समझ लो कहने का मतलब? देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, कि अर्थ हमारा एक्चुअल में से टिल्टेड है, पता है आपको, 23.5 डिग्री से। अगर टिल्टेड है इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जब यहां पर सूर्य था तो सूर्य डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मार रहा था। जब सन यहां पर आया तो अब ये कहां मारेगा? देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसा है ना, तो अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मारेगा, ऊपर नीचे। इसीलिए ITCZ जो होता है ना, वो क्या होता है? जोन ऑफ लो प्रेशर। जोन ऑफ लो प्रेशर का मतलब क्या? एक कॉल आ रहा है, मैं जरा सा ले लेता हूं। ठीक है, हो गया। तो अब जैसे आप देख रहे हैं ना कि जुलाई अगस्त वाला जो महीना हो गया, वहां उसमें क्या है कि ऊपर मतलब आपका ITCZ जो है गर्मी में ऊपर चला जाता है, और ठंड में ITCZ नीचे चला जाता है। यही ITCZ, इससे ज्यादा इसमें कुछ जाने का जरूरत नहीं है आपको, इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता है। पर ये आपको समझने के लिए जरूरी है, खासकर जब हम मानसून पढ़ेंगे, मतलब जब हम इंडियन ज्योग्राफी का जो क्लाइमेट है ना, जब हम मानसून पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि जैसे आप वर्ल्ड मैप देखिए, एग्जाम्पल को एक से ना, वर्ल्ड मैप, हाँ, जब तुम वर्ल्ड मैप मान लो देखते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आप क्या देखेंगे कि भैया नॉर्मली तो इक्वेटर जो था वो ऐसे आता था, ये है इक्वेटर। पर आप देखेंगे, और आपको ऐसा होना चाहिए कि लो प्रेशर जो बनता है वो ITCZ यहाँ पे बनना चाहिए, पर एक्चुअल में लो प्रेशर जो है ना यहाँ पर बन जाएगा, जहां पर भारत है। और फिर कभी लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा, जब यहाँ पे कब बनेगा? जब ठंडी होती है। यहाँ पर कब बनेगा लो प्रेशर? हम लोग नहीं बोलते हैं भाई कि एकदम सूर्य एकदम माथा पर ऐसा गर्मी में एकदम परेशान किया हुआ है, ये वो वाला पार्ट है। तो ITCZ यहाँ पर बनता है, ठीक है। और जब ठंड में देखोगे तो ITCZ यहाँ पे बनेगा। दूर चला जाता है सूर्य हमसे दूर चला जाता है नीचे की ओर, तो उस समय देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का लोगों को गर्मी लग रहा है, अफ्रीका के नीचे वाले लोगों को गर्मी लग रहा है, यहाँ अर्जेंटीना में लोगों को गर्मी लग रहा है, हम लोगों को ठंडा लगता है। कौन सा महीना? जनवरी का महीना अभी जो आने वाला है। यही चीज हम इसी की बात कर रहे थे ऊपर, ठीक है। तो उससे ज्यादा यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट जान के काम खत्म है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है जिसको कहते हैं डोल्ड्रम्स या फिर हॉर्स लैटिट्यूड। ये इसमें हमको क्या समझने की जरूरत है ना, वो देखो, जब भी डोल्ड्रम्स जो बोलते हैं ना हम, डोल्ड्रम्स रिलेटेड है शब्द डल से। डल का मतलब क्या हुआ ना, मतलब लो प्रेशर। अब देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा अर्थ हुआ, इसमें जो 5 नॉर्थ चले जाओ और 5 साउथ चले जाओ, ये जो जोन है ना 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का, ये वाला जो जोन है, ये जोन को हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम्स। अब इसको डोल्ड्रम्स क्यों कहा जाता है ना, कि जैसे मान लो बोलते हैं ना कि मान लो कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, बड़ा जहाज है। अब बड़ा जहाज, इस पे मान लो लोग इस पे चल के जा रहे हैं, जब वो यहां जाके आते हैं ना, तो लो प्रेशर में आ गए। अब आपको लो प्रेशर से हाई, मतलब इससे बाहर निकलने में क्या होता है ना, बहुत कठिनाई होती है, तो फंस जाता है आदमी। अब और क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, डोल्ड्रम्स मतलब क्या? लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर है तो हम लोग पहले ही पढ़े कि लो प्रेशर इसका मतलब बादल होगा, बादल होगा तो मतलब बारिश होगा। तो यहाँ पर बार बार पूरा एकदम गर्मी रहेगा, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर, एकदम गर्मी रहेगा, बारिश रहेगा दिन भर, मतलब डेली दिन में अगर बारिश हो जा रहा है तो आदमी परेशान हो जाता है। इसी को डोल्ड्रम्स बोलते हैं। सवाल बस इतना याद रखना कि अगर आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स वुड यू एसोसिएट विथ डोल्ड्रम्स, तो ऑप्शन में खोजना कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ कहां दिख रहा है, उस पर टिक मार देना, ठीक है। और क्या याद रखना है कि ये लो प्रेशर है, और क्या याद रखना है कि लो प्रेशर है तो भैया वहां पर बारिश होगा, और क्या याद रखना है कि भैया ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, इसका मतलब यहाँ पर गर्मी रहेगी, गर्मी है तो उमस रहेगा, बस, ठीक है। अब आता है एकदम हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है भाई? हॉर्स लैटिट्यूड के लिए फिर से आएंगे, यहां पर एक ये बना देंगे, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड, एक सेकंड भाई, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? जो तुम्हारा 30 डिग्री वाला पार्ट है ना, 30 डिग्री नॉर्थ, ये है मान लो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये जो है ना, ये क्या है? हाई प्रेशर है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, सुनना। कहा जाता है कि मतलब ये हिस्टोरिकली बोला जाता है कि जब कोई मान लो जहाज यहां से वहां जा रहा होता था ना, तो पहले जहाज में लोग क्या करते थे कि हाथी घोड़ा सब लेके जाते थे। तो उनके साथ मान लो घोड़ा लेके जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, कि हम तुमको एक घोड़ा दे देंगे, बदले में तुमसे हम मान लो मसाला ले लेंगे, या फिर बदले में तुमसे हम
कोई भी मतलब अनाज ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो उस केस में क्या होता था ना कि जब कोई आदमी हॉर्स एचपी में जाता था ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो यहाँ पर स्काई नहीं रहेगा, स्काई नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, रेन नहीं रहेगा, और गर्मी भी रहेगी। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे ना कि इतना पीने का ये नहीं होता था, और जहाज भी फंस जाता था तो लोग क्या करते थे, घोड़ा को फेंक देते थे अपना बोट से, इसीलिए उसको, ताकि फेंक देंगे तो थोड़ा वजन भी घट जाएगा, वजन घट जाएगा, और पानी का भी दिक्कत होता था, तो वो भी, उसको भी, वो भी प्यासा है, तुम भी प्यासे हो, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता है, वो तो बहुत सलाइन होता है, तो इसीलिए कहा जाता है, कितना सही कितना गलत पता नहीं, पर इसका टर्म इसलिए दिया गया है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर पूछे हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, तो भैया 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, अगर पूछे डोलड्रम्स क्या है, तो भैया 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ विंड डायरेक्शंस पर। विंड डायरेक्शंस में 3 चीज याद रखना है अपने को। एक आ गया, देखो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग एक चीज तो पहले ही देख चुके हैं ना कि जब भी हम यहाँ देखे कि जैसे ही हमको यहाँ पर गर्म हुआ, तो यहाँ से मतलब सनलाइट यहाँ पे आया, सनलाइट आने पे यहाँ से भाप उड़ करके इधर चली गई, उड़ करके इधर चली गई, तो जहां से उड़ी वो लो प्रेशर हो गया, तो ये जो पार्ट है आपका लो प्रेशर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आई, इधर आकर के बैठी, जहां पर बैठता है वहां पर हाई प्रेशर हो गया, ऊपर बता चुके हैं हम, ये आपका हाई प्रेशर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये आपका मान लो आ गया 66 डिग्री वाला, ठीक है, फिर 66 डिग्री वाला भी वही है, लो प्रेशर है, यहां से उठा आकर के यहाँ गिरा, और यहाँ से उठ करके पोल्स के पास गिरा, ठीक है। तो ये एक तरह से ना आप देखेंगे तो एयर सर्कुलेशन बन गया, कैसे, यहां से उठा, यहाँ गिरा, फिर इधर गया और इधर गया, तो एक देखो सेल टाइप का बन गया, घूमते रहेगा हवा ऐसे में, समझ रहे क्या मतलब, ऊपर उठा फिर इधर आया, मतलब ऊपर उठा, बरसात कर दिया, बरसात करने पे सूख गया, इधर चला आया, इधर गिरा, फिर इधर गया, ये जो है ना, ये जो डायरेक्शन है ना भाई, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आता है मतलब इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, उसको बोलते हैं हेडली सेल, फिर उसके नीचे उसको फेरल सेल बोलते हैं, और जो पोल्स के पास होता है उसको पोलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर सेल, पोलर सेल, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। याद रखने का तरीका क्या है, पोल्स पे पोलर शेयर है, पोलर सेल है, पता है हमको, हम इस तरीके से याद रखे थे कि यार हम लोग कहां पर हैं, ट्रॉपिकल वाले पार्ट में, ट्रॉपिकल पार्ट में हम लोग क्या भाषा से बात करते हैं, हिंदी से बात करते हैं, तो हिंदी से एच, हिंदी से हो गया हेडली, तो अगर पूछे कि हेडली सेल कहाँ है, तो हम ये याद रखेंगे कि हेडली सेल वो है जो कि भारत में है। अब भारत कहां पर है, इस वाले पार्ट में आता है भारत, सब ट्रॉपिकल पार्ट में आता है, तो इसलिए हम हेडली सेल से याद कर लिए। अब बीच में आ गया फेरल, एक ही और है, ठीक है, बोल रहे। अब आ जाओ ना हल्का सा, ये वही है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर। अब तक हम लोग जितना पढ़े, जितना देखे, उससे कुछ चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, आ जाओ वापस यहाँ। कुछ चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, ये है तुम्हारा 33, ये है तुम्हारा 66, सेम 33 66, 23.5, 23.5। अब ये अगर लो प्रेशर है, ये तुम्हारा अगर हाई प्रेशर है, तो विंड यहां से यहां आएगा। हम जब कोरियोलिस फोर्स पढ़े थे तो हम एक चीज पढ़े थे, कोरियोलिस फोर्स में हम ये पढ़े थे, और ये तुम्हारा हाई प्रेशर हो गया, कोरियोलिस फोर्स में ये पढ़े थे कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो लेफ्ट की तरफ घूमेगा, इस तरफ घूम जाएगा हवा, इधर से हो तो राइट की तरफ घूमेगा, तो इधर। अब ये मत सोचना कि राइट तो इसका इधर हुआ ना, राइट इधर कब होता, जब हवा इधर जाता, उल्टा आ रहा है ना, तो इसका राइट इधर है, उस तरफ से खड़ा होकर के देखो, अपने साइड से खड़ा होकर मत देखो। तो अब इस वाले पार्ट में जो विंड का डायरेक्शन होता है ना, ये ऐसा होता है। अब विंड का जो नामकरण किया जाता है ना भाई, विंड का जो नामकरण किया जाता है वो इस हिसाब से किया जाता है कि वो कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये नहीं कि कहां जा रहा है। अब एग्जांपल समझना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो ये जो विंड है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ में है और ईस्ट में, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। देखो, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दिख रहा है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, जहां से आता है उधर से बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये फिर से ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, क्या दिख रहा है हमको, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, फिर राइट की तरफ लगेगा, इधर से देखोगे तो इसका डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन अगर ऐसा है और इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो एक बात समझना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
वेस्ट की तरफ से जा रहा है, इसलिए ना इसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो अगर सवाल आए कि वेस्टर्लीज कहां से कहां फ्लो करता है, तो याद रखना वेस्टर्लीज जो है वो 30 डिग्री 23 हम मतलब ये से बताएं, पर इसका कोई मोटा मोटा नहीं है ना, क्योंकि सूर्य तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो याद रखना कि लगभग लगभग 30 से 60 वाला जो पार्ट है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट में होता है। अब क्या ये सिर्फ नॉर्थ में होता है? नहीं भाई, साउथ में भी देखोगे तो उसका डायरेक्शन सेम है। तो और जितना हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स उतना स्ट्रांग है। इक्वेटर से तुम जितना दूर जाओगे, कोरियोलिस फोर्स उतना स्ट्रांग है, तो वो और इस तरीके से डिफ्लेक्टेड रहेगा। इसीलिए अब दो चीज हमको याद रखना है, यहीं पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज उगता है। अब फिर इस वाले पार्ट को अगर देखना हो ना, तो अब इस वाले पार्ट में देखोगे तो इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? सेम, जो हम लोग लॉजिक ऊपर देखे थे वही लॉजिक है। अब मान लेते हैं, ये सब छोड़ दो, मान ले कॉन्सेप्ट तुमको पूरा समझा दिए हैं भाई, इससे ज्यादा लॉजिकली अब कुछ बचा नहीं है। अगर तुमको कंफ्यूजन होने लगे एग्जाम में बैठ करके, तो बस एक चीज तुम याद रख लेना कि ऐसे और ऐसे, बाकी अगर डायरेक्शन का कंफ्यूजन हो ना तो स्ट्रेट लाइन खींच दो। अब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो डायरेक्शन का अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से क्लियर कर सकते हो, पर ऐसे लॉजिक बस इजीली तुम अगर राइट लेफ्ट भी देख लोगे ना भाई, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ साइक्लोन के ऊपर। साइक्लोन के ऊपर समझने से पहले ना एक चीज समझो बात को। तुम साइक्लोन ऐसा नहीं है पहली बार सुन रहे हो, पर एक बात बता दो। देखो साइक्लोन के बारे में एक मतलब एक हल्का लॉजिक की तरह एक कुछ बात करते हैं साइक्लोन के बारे में ना। मान लो इस जगह पर लो प्रेशर बना, ठीक है, लो प्रेशर बना, तो यहां से हाई प्रेशर का जो विंड है वो तुम्हारे ऊपर आना चाहेगा। इस हाई प्रेशर का विंड जो है तुम्हारे ऊपर आना चाहेगा, ये ऊपर आना चाहेगा, आना चाहेगा, बहुत बढ़िया। पर एक्चुअल में क्या होता है, आना तो चाहता है, पर ये जब ये यहाँ इसको छूने वाला होता है ना लो प्रेशर को, जैसे ही अगर तुम हाई प्रेशर आकर के लो प्रेशर को छू देगा, तब तो ये लो प्रेशर लो रहा ही नहीं ना, इसका हवा आके यहाँ चला गया, तो ये भी हाई प्रेशर हो गया। तो फिर तो साइक्लोन कभी बनेगा ही नहीं। साइक्लोन बनता क्यों है? क्योंकि जब ये यहां आ रहा था, इसको आने से पहले ही कोरियोलिस फोर्सेस को घुमा दिया। अरे जब ये यहां से यहां आ रहा था, तो आने से पहले ही कोरियोलिस फोर्सेस को घुमा दिया। ये यहां से यहां घुस रहा था, उससे पहले ही घुमा दिया। ये यहां से यहां घूम रहा था, घुस लू। तो असल में जो लो प्रेशर सेंटर बना, असल में जो लो प्रेशर सेंटर बना, जिसको कि विद्वान लोग आई बोलता है, असल में क्या हो रहा है कि अगल बगल से जो भी विंड आ रहा है वो इसके तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उसको घुमा देता है ऐसे ऐसे। अब जब ये घूमा तो ये फिर धीरे धीरे घूमने लगेगा। यही तुम्हारा चक्रवात है भाई, कुछ अलग चीज थोड़ी है। यही तुम्हारा साइक्लोन है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि जब भी हम साइक्लोन की बात करेंगे तो एक चीज जरूरी है कि साइक्लोन तभी होगा जब कोरियोलिस फोर्स रहेगा। अब अगर कोई बोले ये बात को कि एक नेसेसरी कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन का, तो ये याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं रहता तो जो एलपी है एचपी है वह इसको भर देता ना, तो ये एलपी एलपी रहता ही नहीं। और अगर ये एलपी रहता ही नहीं तो साइक्लोन कैसे बनता भैया? क्योंकि ये एचपी जब भी इसको छूने जाता है इसको घुमा देता है, कभी इसको मिलने नहीं दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, और इसीलिए कहा जाता है कि कोरियोलिस फोर्स जरूरी है। दूसरा चीज क्या जरूरी है कि भाई ये गरमाएगा कब? मान लो ये है हवा मतलब पानी वाला पार्ट, अरे ये गरमाएगा कब? ये गरमाएगा तभी ना जब मतलब ये गरमाएगा तभी तो यहां से भाप बनेगा और ये ऊपर उठेगा। तो अब यहां से अब अगर ये यहां से गरमा के ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मतलब गर्म होगा तभी भाप बनेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री। कहीं कहीं 26.5 भी तुमको दिखेगा, एनसीईआरटी में 27 दिखेगा। ठीक है, दूसरा चीज याद है आपको, बहुत बढ़िया। तीसरा चीज आपको साइक्लोन के बारे में क्या याद रखना है कि एक टर्म होता है, हाँ एक होता है ना कि सवाल आता है कि वो दे आर एसोसिएटेड विद लेट समर्स। तो याद रखना कि ये सच है। क्यों? क्योंकि जब मान लो गर्मी की शुरुआत हुई, तो गर्मी की शुरुआत हुई तो तुरंत तुम्हारा ओशियन जो है, पानी है, तुरंत थोड़े गर्मा जाएगा, काफी देर तक गर्मी रहेगी। तो उसके बाद एक समय आएगा जब सी सरफेस टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ करके 27 पार कर जाएगा। तो जनरली गर्मी के अंत में होता है। तो हमको ये भी याद रखेंगे कि गर्मी के अंत में होता है। दूसरा चीज याद रखना
कि जैसे हमारा मान लो ये भारत है ना भाई, तो यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरेबियन सागर। तो याद रखना कि बे ऑफ बंगाल जो है ना, यहाँ पर साइक्लोन अधिक होता है, अरेबियन सी में साइक्लोन कम आता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में तुमको आओ एक बात बताते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैपिंग की तरफ चलते, ये समझ लेना, यहीं पर लिख दे रहा हूं, अपना नोट्स में लिख लो, रनिंग नोट्स बनाते चलो, बैठ करके देखने से नहीं होगा, भगवान जी का पाठ नहीं चल रहा है। अरेबियन सी, अब ऐसा क्यों है उसके लिए मैप के पास आओ। अगर तुम ये देखोगे तो देखो इस जगह पर तुमको कुछ नहीं दिखेगा, खाली पानी है। इस जगह पर तुमको भरा हुआ दिखेगा, लैंड भी है और पानी भी है। अब क्या होता है ना कि जब भी गर्मी आती है ना भाई, तो जमीन सबसे पहले गर्म होता है। अब यहां पर इतना जमीन है ना कि वो गर्म हो गया तो अगल बगल के पानी को भी गर्मा देता है। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि देयर इज लैंड मास, कहां पर, इन द बे ऑफ बंगाल, ऐसा होता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब एक और बात आपको बताते हैं, क्यों क्यों बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होता है। अब ये यहां से देखो आता है नदी, गंगा यमुना सरस्वती सब आता है, कृष्ण मतलब ऐसा है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब कुछ आ रहा है इधर। अब सब कुछ इधर आएगा ना तो तुमको ऊपर क्या दिखेगा, फ्रेश पानी है, फ्रेश पानी है। तो और नीचे तुमको मिलेगा सलाइन पानी। अब भारी पानी नीचे है तो इनके बीच में ना इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। और अगर इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, मान लेते हैं ना कि इंटरमिक्सिंग होता, तुम मान लो ऊपर किसी को गरमाए और कोई आकर के उसको घुमा के मतलब घोल दिया एक बार, तो फिर क्या होगा, नीचे भी गर्म चला जाएगा, नीचे से ठंडा ऊपर आ जाएगा। यहां पर वो चीज नहीं होता है, क्योंकि देयर इज अ सैलिनिटी डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। याद रहेगा ये दोनों। कुल मिलाकर एग्जाम में तुमको अगर स्टेटमेंट बेस भी आता है तो ये तुम निपटा देना कि क्योंकि यहाँ पर फ्रेश पानी आता है, और फ्रेश पानी आएगा तो नीचे जो सलाइन पानी है, नमकीन पानी होता है, वो भारी होता है भाई, तो वो नीचे रह जाता है। तो इनके बीच में ना मिलना नहीं होता है, मिलना नहीं होगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला बहुत देर तक ऊपर रहेगा तो ये गर्म आ जाएगा। बहुत बढ़िया, खत्म। एक चीज देख ली हम लोग। अब इसका फिनोमिना क्या है वो बताते हैं। देखो यहां से आ रहा था हवा, बहुत बढ़िया, यहां से हवा आ रहा था, इधर घूम गया तो करके ऐसे ऐसे नाचना शुरू हुआ, ऐसे नाचना शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के मतलब ये हो गया भाई, क्या बोलते हैं, इस तरफ डाइवर्ट होगा, इस तरफ डाइवर्ट होगा। अब यहां पर वो देख लो रेन बैंड बन गया, मतलब कि ऊपर जाते जाते क्लाउड व्लाउड बन जाएगा। तो क्लाउड बन गया, इधर धड़ाधड़ पूरा बारिश होने लगा। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन में क्या होगा ना कि जैसे हवा इनके बीच में से घूम रहा है ना, बीच में तो कुछ पहुंच ही नहीं पाया ना, तो बीच में अभी हम लोग ऊपर भी जब देखे कि बीच में एलपी है, ये एचपी है, इधर से ऐसे जा रहा है, तो असल में हम लोग क्या देखे कि सब ऐसे ही घूम रहा है, बीच तो खाली है। बीच खाली है का मतलब क्या हुआ, बीच खाली है तो मतलब बीच में क्लाउड नहीं है, क्यों, क्लाउड देखो इस तरफ बन रहा है। अगर बीच में खाली है और क्लाउड नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एचपी हो गया। तो ऊपर से सबसाइडिंग एयर, ऊपर से देखोगे तो वार्म एयर नीचे आता जाएगा। और इस जो ये वाला पार्ट है जो आई है, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि आई में तुमको कार्म मिलेगा, बहुत बढ़िया, यहां पर तुमको रेन नहीं मिलेगा, यहां पर क्लियर स्काई रहेगा। क्यों क्लियर स्काई है, क्योंकि वहां तक तो पहुंचा ही नहीं ना, किनारे किनारे से भाप बन के उड़ रहा है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो खाली रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछता है कि क्लियर स्काई हो गया, रेन नहीं रहेगा, और इसका तापमान जो है वो थोड़ा गर्म रहेगा। क्यों गर्म रहेगा, अगर यहां पर बारिश हो रही होती तो थोड़ा ठंडा देता, यहां पर बारिश भी नहीं हो रहा है और ऊपर से नीचे हवा भी आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसाइडिंग एयर, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म रहेगा, स्काई क्लियर रहेगा। तो ये याद रखना कि ये जो है, ये आई ऑफ द साइक्लोन का ये फीचर है, काम रहना, रेन नहीं होगा, क्लियर स्काई रहेगा, तापमान तकरीबन 10 डिग्री गर्म रहता है अगल बगल से। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या हुआ, जब हम इस वाले डायरेक्शन यहां पर थे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो ट्रॉपिकल वाले एरिया में, क्योंकि यही एरिया गर्म रहता है भाई ना, यही एरिया गर्म रहता है, तो इस वाले एरिया में बात चल रही है। अब इस वाले एरिया में देखो हवा का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है ना, तो साइक्लोन जो है, मान लो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो साइक्लोन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन ऐसा है, हवा का डायरेक्शन ऐसा है, तो साइक्लोन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। पहला चीज ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो,
मान लो वर्ल्ड मैप के पास, मान लो यहां से ऐसे आ रहा था, इस जगह पे मान लो इधर से ऐसे आ रहा था, अब यहां पर जैसे आएगा ना, तो जैसे ही वो जमीन पर जाएगा तो वो लो प्रेशर क्यों था? क्योंकि पानी था वहां पे, भाप उड़ जाता था। अब यहां तो पानी नहीं है ना, पानी नहीं है तो लो प्रेशर वैसा बनेगा नहीं, तो उसी को तो फिर क्या होगा कि साइक्लोन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो एलपी सेंटर है ये वीक हो जाएगा। तो जब भी कोई साइक्लोन ऐसे जाते जाते देखते हो उड़ीसा तक आके पहुंच गया और उड़ीसा में आकर के तांडव मचा के वहीं पे खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि उड़ीसा से पार करते करते गुजरात से होकर फिर निकल गया, ये नहीं होता है। इस फिनोमेना जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। क्लियर है? इसको बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन, कि जब भी कोई चक्रवात आगे बढ़ते बढ़ते जमीन तक पहुंच जाए। और अब ये जो एलपी था भाई, ये एलपी बन रहा था क्योंकि पानी का भाप उड़ रहा था। अरे अब यहाँ पर पानी है ही नहीं है, तो अब ये भाप उड़ेगा कहां से? उड़ेगा नहीं, तो जो एलपी है वो वीक हो जाएगा और साइक्लोन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम कभी नहीं सुनते हो न्यूज में कि चक्रवात आ रहा था उड़ीसा से, उड़ीसा से बढ़ते बढ़ते गुजरात पहुंच गया, गुजरात से चलते चलते पाकिस्तान पहुंच गया। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। ठीक है, बढ़िया। दो चीज यहां पर कवर हो गया, ठीक है। और क्या अपने को याद रखना है इसमें साइक्लोन में? अब एक चीज साइक्लोन के बाद समझना, कहा जाता है ना कि एक ये है तुम्हारा एटलांटिक ओशियन। कौन सा? ये है तुम्हारा एटलांटिक ओशियन, ठीक है। कहा जाता है ना कि देखो साउथ अटलांटिक ओशियन ये हुआ है ना, इस वाले ओशियन में तुम देखोगे ना भाई कि तुमको कोई लैंडमास नजर नहीं आ रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे कि अरेबियन सी में लैंडमास कम है, इसीलिए अरेबियन सी में साइक्लोन कम होता है, और बे ऑफ बंगाल में ये सब लैंडमास आसियान देश सब पूरा भरा हुआ है। तो यहां पर हम लोग देखे थे कि साइक्लोन अधिक होता है। तो याद रखना ये जो साउथ अटलांटिक है, या फिर जो साउथ ईस्ट पैसिफिक है, इधर भी देखो खाली है, ये भी है ना। पैसिफिक का ये वाला पार्ट गर्म रहेगा क्योंकि इसमें है आइलैंड ढेर सारा, ये पार्ट खाली है। तो लिख रहा हूं, एकदम नोट करना कि साउथ अटलांटिक और आपका साउथ ईस्ट पैसिफिक, इन दोनों में आपको साइक्लोन नहीं मिलता है। देर इज नो साइक्लोन। ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन हम लोग ऊपर कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है कि जब भी कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे हम लोग तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। ये हमको पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड विंड्स इस तरीके से होती हैं, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट होता है डायरेक्शन किसका? ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में आता है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में मोटा मोटा, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। अब अलग अलग जगह पर ना इसका अलग अलग नाम है, मतलब विश्व में अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। देखो, साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में आता है तो इसका नाम होता है विली विली। ठीक है, जब साइक्लोन है, ये क्या हो गया पैसिफिक का, अगर ये ईस्टर्न पैसिफिक है तो वेस्टर्न पैसिफिक हो गया। तो जब भी आप वेस्ट पैसिफिक में देखेंगे, यहां पे लिखने दो, जब भी तुम वेस्ट पैसिफिक में देखोगे ना, तो वेस्ट पैसिफिक में इसका नाम क्या है? वेस्ट पैसिफिक में इसको हम लोग बोलते हैं टाइफून। ठीक है, अब इसी टाइफून का एक नाम है टाइफुई करके, उसको कुछ जापान में बोलते हैं, पर ऐसे तुम टाइफून ही याद रखो, काम तुम्हारा इतने में हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर जब इधर आओगे ना, हम लोग तो भारत वाले पार्ट में तो हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, हम लोग ये सब नाटक नहीं करते हैं कुछ। ठीक है, बढ़िया। अब यूएसए में देखोगे ना तो नॉर्दर्न अमेरिका में तुमको दो चीज दिखेगा, यहां पर टॉर्नेडो भी बोला जाता है। टॉर्नेडो और साइक्लोन में ना एक तरह से देखोगे तो फर्क रहता है। टॉर्नेडो कम समय के लिए होता है और ज्यादा खतरनाक होता है, वहीं साइक्लोन थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, पर कुल में सब में ना एक वोर्टेक्स टाइप का बनता है। तो उसी से बस ये याद रखना कि यूएस में हुरिकेन भी बोलते हैं। जैसे तुम ये वाले पार्ट देखोगे ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, तो इधर दो नाम है भाई, हुरिकेन भी बोलते हैं और टॉर्नेडो भी बोलते हैं। और एक चीज बस याद रखना कि यूएसए में यहां पर दो नदी आती है, एक नदी का नाम है मिसिसिपी नदी,
दूसरे का नाम है मिसिसौरी नदी। और ये जो मिसिसिपी नदी ये जहां से गुजरती है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। मतलब कैसे गैंगेटिक प्लेन है भारत में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिसिसिपी प्लेन्स। और मिसिसिपी प्लेन जो है, इस मिसिसिपी प्लेन को हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉर्नेडो एली। ठीक है, इसी को हम लोग टॉर्नेडो एली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्लियरली पूछ देगा कि कौन से एरिया को टॉर्नेडो एली बोलते हैं। अगर ऑप्शन में तुमको मिसिसिपी प्लेन दे तो उसको टिक मारना, ऑप्शन में अगर तुमको नॉर्दर्न अमेरिका दे तो उसको टिक मारना, अगर ऑप्शन में तुमको यूएसए दे तो उसको टिक मारना। क्लियर है? अब एक चीज बस याद रखना भाई, जैसे हम लोग पनीर खाते हैं ना, आजकल क्या बोलता है कि पनीर में फैट कंटेंट अधिक होता है, तो इसीलिए टोफू खाना है। टोफू बनता है किससे? दूध से बनता है क्या? नहीं, तो वो वीगन फ्रेंडली भी है। टोफू, तो टॉर्नेडो, फू, फुजीता। तो याद रखना कि टॉर्नेडो को नापने के लिए फुजीटा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्नेडो को नापने के लिए फुजीता स्केल का ये किया जाता है। एक और चीज याद रखना, भूल गए थे, ये फिलीपींस है। फिलीपींस में बैगुई बोलते हैं। ठीक है, हो गया टॉर्ने। और दूसरा ना जो हुरिकेन है भाई, हुरिकेन को नापने के लिए सफीर सिम्पसन, तुम सिर्फ सफीर याद रख लो, एमसीक्यू तुम्हारा निकल जाएगा इनमें। ठीक है, सफीर स्केल ऐसे कहा जाता है कि सफीर सिम्पसन स्केल, पर जरूरत नहीं है ना, टिक ही मारना है, कोई मेंस का काम थोड़ी है। तो सफीर स्केल क्लियर है, हो गया इतने में काम, बहुत बढ़िया। अब अभी हम लोग जो पढ़े भाई, ये सब क्या था? ये सब तुम्हारा ट्रॉपिकल साइक्लोन था। तो आओ एक सवाल बनाए। अब सवाल क्या बोल रहा है कि किस जगह पर किसका क्या नाम है? हमको उतना नहीं पता, हमको इतना तो पता है कि टाइफू जो है वो जापान है, या फिर जिसको आप वेस्ट पैसिफिक बोलो, जो आपका श्रद्धा हो वो बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा हमको ये पता है कि जो बैगुई है, ऊपर बाद में बताया ना कि ये फिलीपींस का है। हुरिकेन सफीर स्केल से मेजर होता था, यूएसए में होता था, विली विली ऑस्ट्रेलिया, खत्म। अ सडन फॉल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, समझ जा बात को। बैरोमीटर का काम क्या है? पहला बात, बैरोमीटर का काम है प्रेशर नापना। हम लोग को ये पता है कि जब भी कहीं सूर्य अधिक होता है तो प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घट जाता है इसका मतलब ऊपर क्लाउड बना है, और ऊपर क्लाउड बनाए का मतलब कि बारिश होने वाला है। तो जब भी आए कि अब सडन फॉल हुआ मतलब भयान अचानक हुआ, इसका मतलब क्या है कि स्टॉर्मी वेदर, धड़ाधड़ बारिश वारिश पूरा आने वाला है, अंधड़ तूफान आने वाला है, तो स्टॉर्मी वेदर पे टिक मार दो, तूफानी मौसम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो एक बार, सीएपीएफ का सवाल है पर बढ़िया सवाल है, अगर ये बना लोगे ना तो बहुत चीज कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन इज करेक्ट? इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर द वार्म ओशियनिक सरफेस। बिल्कुल सही, क्योंकि यह उष्ण समुद्री सतह पर उत्पन्न होता है, खासकर जब 27 डिग्री से अधिक हो। वाह, सही हो गया। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसके लिए कोरियोलिस बल की उपस्थिति अति आवश्यक है, बिल्कुल सही। इट ऑकर्स इन द मिड लैटिट्यूड रीजन, मिड लैटिट्यूड रीजन का मतलब होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। मेरे भाई, हम तो ये पढ़े हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, मिड लैटिट्यूड तो हम लोग टेम्परेट साइक्लोन को बोलते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब ये गलत है। इट डेवलप्स एन आई विथ काम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन। बिल्कुल भाई, काम भी है, डिसेंडिंग एयर भी है, क्लाउड भी नहीं है, वार्मर भी है, तकरीबन तकरीबन 10 डिग्री से। बहुत सही, इसका मतलब 1 2 और 4 आंसर हो गया, खत्म हो गया भाई। अब आता है एक टर्म जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। पर इसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जो होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या है? कुछ नहीं है। जब जब बात होगी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो हम लोगों को एक चीज पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब हुआ कि नीचे लो प्रेशर रहेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन।
और एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आता है प्रेशर और ये हाई प्रेशर हो जाता है। जस्ट उल्टा, ट्रॉपिकल में क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, बहुत बढ़िया। एंटी साइक्लोन में क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। अब हमको इतना बात बताना कि अगर नीचे से कोई ऊपर जाएगा तो ऊपर बादल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये बादल बारिश देगा, बिल्कुल बारिश देगा। पर अगर ऊपर से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि नो बादल। और मेरे भाई अगर बादल नहीं तो बारिश नहीं, तो फिर ये एंटी साइक्लोन, अरे मतलब बताना क्या चाहते हो भाई, एंटी साइक्लोन फिर बोले क्यों? अरे हम कहाँ कुछ बोले, हम तो बस बोले कि इसका जस्ट एक ऑपोजिट ही होता है। अगर सवाल में आए तो बना देना, बढ़िया, ठीक है, छोड़ो। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बताने से पहले इसके बारे में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, डाले हैं क्या इमेज? डाले हैं, पर पहले हम ऐसे समझा लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्रंट कुछ नहीं है भाई तुम्हारा, इसको एयर मास समझो। एयर मास का मतलब कि मान लो ये धरती है, ठीक है, तो एक पूरा तुमको ना हवा का एक प्रॉपर, जो बोलते हैं ना कि मतलब एकदम लंप टाइप का, मतलब ढेर सारा हवा एक साथ एयर मास की तरह। अब ये गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, जो भी हो, इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। कि मान लो ये कोल्ड होता है, ठीक है, तो कोल्ड हवा का पूरा एक, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब पूरा एरिया जहां पे एकदम कोल्ड हवा फैला हुआ है, और उसका जो सरफेस होगा, ये जो पार्ट होगा, जो उसके आगे वाला पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। अब जैसे कि एग्जांपल दिखाओ, देखो, देख रहे हो, कोल्ड एयर मास, इधर पूरा वार्म एयर मास है। ये हो गया तुम्हारा कोल्ड एयर मास, इधर पूरा वार्म एयर मास हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रंट का मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड एयर मास है ना, ये इधर इस तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ फ्रंट के इधर इधर का मतलब क्या होगा कि जो वार्म एयर मास है वो इधर जा रहा है। अब एक बात समझना, अगर कोल्ड एयर मास है, ये मान लो, ये अगर कोल्ड एयर मास है तो भाई सामने वार्म एयर मास तो होगा ही। अगर कोल्ड एयर मास भी है, वार्म एयर मास भी है, तो फ्रंट का नाम कैसे डिसाइड होता है? जो एयर मास आगे की ओर बढ़ता है उसका नाम होता है। वापस से कह रहे हैं, जो एयर मास आगे की तरफ भागेगा उसके नाम पर फ्रंट रखाता है। तो अगर ये कोल्ड एयर मास है, अगर ये कोल्ड एयर मास है, इससे इधर जा रहा है, तो जो फ्रंट है उसका नाम कोल्ड फ्रंट होगा। क्योंकि यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है? जो फ्रंट आगे जा रहा है। कौन सा फ्रंट आगे जा रहा है? कोल्ड एयर मास आगे जा रहा है, तो इसका मतलब कोल्ड फ्रंट। यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है? वार्म एयर मास डोमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है। तो भैया अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वार्म फ्रंट होगा। खत्म, बहुत बढ़िया। दोनों शांति से बैठा हुआ है, कोई एक मतलब किसी की तरफ कुछ नहीं घूम रहा है। कोल्ड भी शांति से बैठा, वार्म भी शांति से बैठा है, क्लियर, स्टेशनरी फ्रंट। अगर तुम देखोगे कि इतना खतरनाक हुआ कि मान लो, जैसे एग्जांपल समझना, ये है, मान लो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये है तुम्हारा कोल्ड, ये है तुम्हारा कोल्ड, बीच में था भाई तुम्हारा वार्म, ये भी भागा, ये भी भागा, आ करके ऐसे ऐसा कर दिया। कहने का मतलब पूरे कोल्ड हो गया और वार्म ऊपर उठ गया। जब ऐसा चीज हो कि दो एयर मास सेम आ करके आपस में टकरा जाए और दूसरा गर्म वाला ऊपर उठ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। क्यों बता रहे हैं? ये सब काम का है क्या? नहीं, काम का है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो याद रखना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि जैसे वार्म एयर मास गया, कोल्ड एयर मास आ रहा था, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वार्म एयर मास गया, बहुत बढ़िया। अब वार्म एयर मास क्या करेगा ना कि कोल्ड फ्रंट है तो वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा, गर्म ऊपर उठता है, भाप ऊपर उठता है ना भाई। तो जो वार्म एयर था वो ऊपर उठ गया। अब जब वार्म एयर मास ऊपर उठ जाएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, फिर एग्जैक्टली ऐसा है कि मान लो ना इस तरीके से था वार्म, है ना, इस तरीके से था कोल्ड, ये इधर आया, आया इसके ऊपर से उठ करके ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकल करके जो घूमेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइक्लोन, क्योंकि ये फ्रंट्स के चलते होता है। अब एक बात समझना भाई, इसी फ्रंट से रिलेटेड बस एक चीज तुमको बता दें कि जब भी तुम देखोगे कि कोई कोल्ड फ्रंट आया, कोल्ड फ्रंट आया का मतलब क्या है? अब आप ये समझ चुके हैं, कोल्ड फ्रंट का मतलब हुआ कि एक तरफ से कोल्ड एयर मास आ रहा था,
एक तरफ से कोल्ड एयर मास आ रहा था, ये यहां पर वार्म एयर मास है। अब ये कोल्ड एयर मास जैसे आ रहा है ना, जैसे ये ऊपर भागेगा ना, मतलब कोल्ड एयर मास आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कोल्ड फ्रंट हो गया। ये जब इतना खतरनाक तरीके से टकराएगा ना इससे, तो वार्म हमेशा ऊपर जाता है, तो वार्म धड़ल्ले से अचानक से ऊपर जाएगा, क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रंट है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रंट है, तो धड़ से टकराएगा एकदम ठंडा हवा, तो वार्म धड़ से ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा ना, सडनली तुम देखोगे कि एकदम गाढ़ा और इस तरीके का एक क्लाउड बन जाएगा। इसी क्लाउड को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो हम लोग ऊपर बताएं। तो याद रखना कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज फॉर्म्ड ड्यू टू अ कोल्ड फ्रंट, वो भी अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रंट, एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज एसोसिएटेड विथ भयंकर रेन। और अगर पहले पढ़ चुके हैं, अगर बोले कि धीरे धीरे काफी देर तक, तो निम्बो स्टेटस। इसमें निम्बो निम्बो क्यों लग गया? क्योंकि हमको पता है कि जब भी किसी क्लाउड के आगे निम्बो लगेगा शब्द, क्लाउड के नाम में निम्बो शब्द इस्तेमाल होगा, तो मतलब इट इज एन इंडिकेशन कि बारिश हो रही है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यही है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ गए कि फ्रंट से होता है। अब हमको दो तीन चीज अगर तुम याद कर लोगे तो तुमको फायदा होगा। क्या याद कर लोगे? आ जाओ यहां पर। हाई देखा, हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। पर अब क्योंकि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इधर हो रहा है, तो ये वेस्टर्ली के थ्रू आएगा, तो ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट होगा। तो अब एक चीज हमको क्या याद रखना है कि भैया समझो, अब हम ना एक एक कंपैरिजन कर देते हैं फटाफट। कंपैरिजन करने में क्या होगा कि मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं भाई। ये हो गया ट्रॉपिकल और ये हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अपने नोटबुक में भी लिखते रहना, रफ में ही लिखो, स्क्रिबल करते रहो। बैठ के देखने से ना आदमी का वो घट जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या है कि फ्रंट नहीं बनता है, यहां पर फ्रंट बनता है। बहुत सही। दूसरा चीज आपको क्या पता होना है कि ये केवल सी में बनेगा, पर ये क्योंकि लो प्रेशर वाला आई बनना है ना पर यहां पर ये लैंड में भी बन सकता है, सी में भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट तो कभी भी बन सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमको पता है भाई, ईस्ट टू वेस्ट। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा वेस्टर्ली के थ्रू ड्रिवन है, इसका मतलब वेस्ट से ईस्ट। अब एक बात बताना, अगर हम ये बोलें कि ये स्मॉलर एरिया में हो रहा है, तो ये सही है कि गलत है? भाई ये केवल लैंड सी में हो सकता है, ये लैंड और सी दोनों में हो सकता है, तो ये लार्जर एरिया में। इससे ज्यादा इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। पीटी निपट जाएगा आराम से। ठीक है भाई, हो गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देख लिए। अब एक बार ये देखो जरा सा, एनडीए का सवाल है, अच्छा सवाल था इसलिए डाल दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास? एयर मास या तो ट्रॉपिकल में बन सकता है या तो पोलर में बन सकता है। क्यों भाई? कहीं भी बन सकता है ना। एयर मास तो हर जगह रहेगा। अब वो एयर मास फ्रंट बन करके फ्रंटल साइक्लोन बनाएगा, वो ट्रॉपिकल एरिया में बनाएगा, पर एयर मास तो कहीं भी बन सकता है ना। तो भैया ये बात आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द एयर मास। दूसरा देखें, एयर मास डेवलप्स, हाँ मतलब कहीं भी बन सकता है, इसका मतलब सही है ये। दूसरा क्या है कि एयर मास डेवलप्स ऑन कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन, बिल्कुल सही। एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन, देखो भाई, एयर मास रहा, अब वो फ्रंट बन करके आगे आएगा तो साइक्लोन होगा। पर ये जरूरी तो नहीं है कि जब जब एयर मास होगा तब साइक्लोन होगा। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर नॉट ट्रू है, तो ये हो जाएगा। एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन, बिल्कुल पता ही है आप लोग, डिपेंड कर, आगे बढ़ेगा तो कहीं बारिश करवा देगा, कहीं साइक्लोन भी ले आएगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एंटी साइक्लोन देख चुके हैं, देख चुके हैं। अब आ जाओ लोकल विंड पर। लोकल विंड के काम करने से पहले मिसलेनियस है, देख लेंगे सब देख लेंगे। लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं। लोकल विंड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज एकदम फोकस से सुनो, उसके बाद आपका मेजर काम खत्म हो जाएगा। एक लोकल विंड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या होता है? हवा।
या फिर सी ब्रीज। ये बात बताने से पहले ना आपको एक चीज दिखाते हैं। ये मान लो लैंड है भाई, ठीक है, और ये आ जाए उसके ऊपर पानी। लैंड जो होता है ना वो जल्दी गर्म होता है या फिर जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी जो है वो देर में होता है। अब मान लो डे है, दिन आया, दिन में सन आया, सूर्य भगवान आए, इन दोनों को बराबर दिए, पर ये क्या हुआ, जल्दी गर्म हो गया। ये जल्दी गर्म हो गया, ये देर में गर्म होगा। तो जब तुम दोपहर में देखोगे ना तो तुमको ये एकदम गर्म दिख रहा है और ये तुमको ठंडा दिख रहा है, ठीक है। ये गर्म है, ये ठंडा है। गर्म हुआ इसका मतलब यहां से ऊपर उठा होगा, तो ये लो प्रेशर बन गया। ठंडा है तो ये हाई प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगा, इसका मतलब तुम देखोगे कि दिन में हवाएं जो हैं, दिन में जो हवाएं हैं वो सी जो पानी हो गया वहां से लैंड की तरफ जा रहा है। हम लोग पढ़े थे कि विंड जिस तरफ से जिस तरफ की ओर जाता है, मतलब जो सोर्स ऑफ विंड है उसके नाम से उस विंड का नाम रखाता है। यहां पर हमको दिख रहा है पानी से लैंड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि वेनेवर वी टॉक इन डे इट इज योर सी ब्रीज। दिन में सी ब्रीज होता है। उसी का कॉन्ट्रारी देखोगे कि जब तुम लैंड में बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ विंड ऐसा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो जो नाइट है तो नाइट में वो क्या होगा आपका लैंड ब्रीज। क्यों? क्योंकि अब रात तक आते आते ये गर्मा गया और ये जो है वो ठंडा गया, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी, लैंड हमेशा जल्दी ठंडाता है, जल्दी गर्माता है। क्यों? स्पेसिफिक हीट का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लैंड ब्रीज सी ब्रीज देख लिए। एक विंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वैली वाला, कि मतलब वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज। एक बात समझना, ये है तुम्हारा माउंटेन, ये हो गया तुम्हारा माउंटेन, और ये हो गया वैली, ठीक है। दिन में क्या होगा, ये गर्मा, ये सब जल्दी गर्माएगा, सूर्य के कॉर्नर पर ये गर्माएगा, ये गर्माया तो ये लो प्रेशर हो गया, ये गर्माया ये लो प्रेशर हो गया। वैली जो है वो हाई प्रेशर है, तो विंड नीचे से ऊपर जा रहा है। तो याद रखना कि डे में क्या होता है, वैली से ऊपर जाता है, तो डे में वैली ब्रीज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, इसीलिए बता रहे हैं। अब तक इसमें पीवाईक्यू नहीं आया, अब आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट में इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्लियर है? परफेक्ट, हो गया भाई, है ना। अब आ जाओ बस लोकल विंड का। ये क्या करना है, हम लोगों को मैपिंग करना है, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज देखने हैं, वो कर लेंगे। लोकल विंड का मैपिंग देखो, अलग अलग डायरेक्शन में विंड का क्या नाम होता है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। पेन का ये छोटा कर लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे केवल कोल्ड विंड की, ठीक है। पहले कोल्ड विंड के बारे में समझते हैं। अब ये है ना, देखो ये लोकल विंड्स हैं भाई। अब लोकल विंड्स है तो तुम, वो उसका लोकल ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये है तुम्हारा इटली, है ना, दिख रहा है। इटली के इस तरफ एक सागर है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइरहिनियन सी। इटली के इस तरफ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी। नीचे जिसको जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनियन सी, ठीक है। तो अब देख लो भाई, ये जो पार्ट है इटली के इधर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी। और यहां पर एक विंड चलता है जिसको हम लोग कहते हैं बोरा विंड। याद रहेगा? बढ़िया। अभी हम लोग सिर्फ कोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड विंड है, बहुत बढ़िया। और क्या है, यहाँ यहाँ जो ग्रीस है ना, ग्रीस के पास एक विंड चलता है, उसका नाम है ग्रिगेल। ग्रीस के नाम से है तो ग्रिगेल याद रहेगा आपको। यहाँ पर आपको सूडान है, यहाँ पर एक विंड चलता है भाई सूडान के पास, उसका नाम क्या है, हबूब। बढ़िया। चाइना पे क्या चलता है, कारा बुरान। उसके ऊपर क्या चलता है, केवल बुरान। कहां पर, साइबेरिया वाले इलाके में। ये स्पेन है। स्पेन में एक विंड चलता है ना भाई, उसको हम लोग क्या, देखो क्या है, ये स्पेन है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये आपका पोर्टुगल है। तो स्पेन में एक विंड चलता है उसका नाम है लेवेंटर। और यहाँ उसके ऊपर आप देखेंगे ना कि जो फ्रांस वाला पार्ट हो गया, उधर एक विंड चलता है जिसका नाम है मिस्त्रल। मिस्त्रल, बढ़िया। ये कनाडा है, कनाडा में एक विंड चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लिजार्ड। पंपास के पास इधर आपको एक विंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेम्पेरो। ये पंपास ग्रासलैंड है अर्जेंटीना वाले इलाका में,
उसको पैम्पेरो बोलते हैं। खत्म, इतना ही है कोल्ड, आपको मिल जाएगा इसका। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, मोटा मोटा 2-3 चीज जो बार बार पूछा जाता है, जैसे बोरा विंड बार बार पूछा जाता है, एडियाटिक में ब्लिजार्ड बार बार पूछा जाता है, कारा बुरान बुरान आपको पता होना चाहिए कि ये कोल्ड विंड्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ हॉट विंड में। हॉट विंड में कुछ कुछ विंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पर ना एक विंड है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्ग, इसी विंड को हम लोग केप डॉक्टर भी कहते हैं। यहां पर एक विंड आता है इस वाले पार्ट में, गल्फ ऑफ गिनिया के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरमटन विंड्स। इस हरमटन विंड्स को हम लोग, और एक नाम है जिसको कहते हैं डॉक्टर विंड। क्यों बोलते हैं डॉक्टर विंड ना, क्योंकि यहां पर ना लोग उमस से एकदम परेशान रहते हैं। जब यहां से हवा निकल करके बाहर की ओर जाता है ना, तो यहाँ का ह्यूमिडिटी को लेके निकाल देता है। तो ह्यूमिडिटी कम होता है तो वहां पर डिसीजेस भी कम होते हैं, राहत फील होता है, रिलीफ फील होता है, इसलिए उसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ना यहाँ, ये क्या है आपका, ईरान है। ईरान में एक विंड आता है जिसको कहते हैं सामल, और ये जो सऊदी अरेबिया है वहां पर है सिमून। याद कैसे रखोगे ना, अगर कंफ्यूजन होता है तो याद रखना कि देखो हमारे तरफ ना बंगाल में बहुत कॉमन नाम है श्यामल रॉय, वाइस चांसलर भी थे। तो श्यामल भारत की तरफ रहेगा, भारत की तरफ ईरान है, अपने हिसाब से देख लो भाई, है ना। और ये हो गया सिमून, ठीक है। फिर आपको ऊपर क्या दिखेगा, यह है यहाँ पर आपको आल्प्स पर्वत है। इस आल्प्स पर्वत पे एक विंड चलता है जिसको बोलते हैं फोहन विंड, ठीक है। इस वाले पार्ट पर जो विंड है इसको हम लोग बोलते हैं सिरोक्को। इस सिरोक्को के कई नाम है, जैसे आप देखेंगे ना, इस यहाँ जो सिरोक्को चलता है उसका कई नाम है। अगर लीबिया में देखोगे तो उसका नाम है गिबली, इजिप्ट में उसका नाम है खमसिन। इस वाले पार्ट में जहां पर तुम्हारा पेरू हो गया या फिर अर्जेंटीना स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां पर एक विंड है जिसका नाम है जोंडा। कैलिफोर्निया के पास एक विंड है उसका नाम है सेंटा आना। जो यूएसए का प्लेन है जिसको हम लोग मिसिसिपी प्लेन्स भी कहते हैं, जो एक टॉर्नेडो एली था, वहां पर एक विंड चलता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक रोरल। अब ब्लैक रोरल से कंफ्यूज मत होना, इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया में एक विंड चलता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिक फिल्टर, ठीक है। जापान में योमा नाम से जाना जाता है। चिनूक में जो हवा आता है ना वो क्या करता है, वार्म विंड है, तो वो वहां के बर्फ को पिघला देता है। इसीलिए यहां जो विंड चलता है ना अलास्का के पास, उसको बोलते हैं चिनूक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नो ईटर। बस इतना ही है भाई। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ओवरवेलमिंग टाइप का, पर उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कल या परसों तक उसमें आपको सब बढ़िया से मैपिंग किया रहेगा, तो आप उससे देख करके फिर वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए। अब आ जाओ कुछ कुछ फटाफट देख लेते हैं भाई। मिसलेनियस टाइप का सवाल है जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक सवाल आया था रोरिंग के बारे में, कि रोरिंग 40s के बारे में। तो एक बात समझना, जब तुम सदर्न हेमिस्फीयर देखते हो ना, जब तुम सदर्न हेमिस्फीयर देखते हो ना भाई, तो यहां पर देखो तुमको दिख रहा है कि लैंड कम है। लैंड कम है तो क्या है कि जो हवा जाता है उसका रेजिस्टेंस भी कम है, उसको रोकने वाला भी चीज कम है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। तो ना एक 40 से 60-70 के बीच में ना अलग अलग नाम होता है भाई, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, श्रीकिंग 60s, इस टाइप से। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, वेस्टर्ली विंड है जो कि केवल सदर्न हेमिस्फीयर में चलता है, जो कि बहुत फास्ट होता है, और उसके थ्रू तुमको देखोगे कि बारिश भी होगा, स्टॉर्मी भी होता है। और ये केवल साउथ में क्यों होता है, क्योंकि उधर लैंड मास कम है ना। तो क्या रोरिंग 40 के बारे में पूछ रहा है कि ये आपका नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में होता है? नहीं भाई, ये केवल दक्षिण में होता है, उत्तर में नहीं होता है। स्ट्रेंथ बहुत है, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल हमको पता है, वेस्ट अर्ली वाले डायरेक्शन में, सही है। ओवरकास्ट स्काई, रेन एंड रॉ वेदर, बहुत सही। 2, 3 एंड 4 सही हो गया, ठीक है। अब एक सवाल क्या पूछ रहा है भाई कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फाउंड फॉर्म्ड इन क्लाउडी नाइट। इसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब एक बात समझना, हम लोग को क्या पता था कि ये है तुम्हारा अर्थ। इस अर्थ से जब तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर जाते समय तुमको दो चीज मिलेगा। एक तो तुमको दिखेगा कि तापमान में घट रहा है, तापमान घट रहा है, तो उसी को तो हम लोग लैप्स रेट से पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। लैप्स रेट क्या था कि जब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, बहुत सही।
पर जब ये ना हो और ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगे, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, कि जो होना चाहिए उससे उल्टा हो रहा है। ये क्यों होता है, उसके पीछे का कुछ कुछ कारण है। बस देखो, रात हुआ, अब मान लो ना कि रात बहुत लंबी है, लॉन्ग नाइट है, तो अब रात को क्या होता है कि धरती अपना ठंडाता है तो ऊपर भेजता है। अब धरती ठंडाना चाह रहा है तो इससे भाप निकल करके वो ऊपर की ओर जा रहा है। अब अगर यहां पर क्लाउड होता तो ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता, अगर क्लाउड होता तो वापस से रिफ्लेक्ट कर देता, पर अब क्लाउड भी नहीं है भाई, तो क्या हो रहा है कि ये ऊपर उड़ता जा रहा है। इसका मतलब लॉन्ग नाइट हो, दूसरा क्या है कि नो क्लाउड हो। तो क्या होगा ना, एक समय आएगा कि ये धा मार मार करके ऊपर जो है ना वो हल्का गर्मा जाएगा और नीचे पूरा ठंडा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तभी उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जब नीचे ठंडा हो जाए और ऊपर गर्म रहे। और एक चीज याद रखना कि जब भी ऐसा होगा ना तो आपको ये ठंडा गया तो आपको हद से अधिक फॉग या फिर जिसको स्मॉग बोलते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसको पढ़ो, ड्यू ड्रॉप नॉट फाउंड इन अ क्लाउडी नाइट। वो तो क्लियर, मतलब वो तो ठीक है भाई, क्लाउड है तो वो वापस कर दे रहा है। अब वापस कर देगा रेडिएशन को तो वो गर्म ही रहेगा, और अगर गर्म ही है तो वो ड्यू ड्रॉप कैसे होगा? ड्यू ड्रॉप के लिए तो ठंडी होनी पड़ेगी ना, मतलब रिलेटेड है टेम्परेचर इन्वर्जन से, पर आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप इसको बना सकते थे। अब आ गया एक सवाल जेट स्ट्रीम के ऊपर। अब एक चीज देखो, बस ज्यादा हम लोगों को बीपीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बस इतना याद रखना कि जेट स्ट्रीम दोनों समय होता है, मतलब दोनों हेमिस्फेयर में होता है। और आपका जहां जहां आपका, जैसे क्या देखे थे हम लोग, यहाँ पर हेडली सेल देखे थे, यहाँ पर फेरल सेल देखे थे, यहाँ पर पोलर सेल देखे थे। हर दो सेल का जो बाउंड्री होगा ना, आपको ऊपर दिखेगा ट्रोपोस्फेयर वाले का, जो अपर ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्पॉज वाले पार्ट में, वहां पर एक हवा चलते रहता है। डायरेक्शन देखो तो सबका सेम है, ये अगर ईस्ट है तो वेस्ट से ईस्ट चलते रहता है। बस ये याद रख लेना, उससे ज्यादा हमको इसके लिए जरूरत नहीं है। तो जेट साइक्लोन जो है वो केवल जेट स्ट्रीम जो है केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, गलत, नॉर्थ साउथ दोनों में होता है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एंड आई, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पढ़े थे टेम्परेट साइक्लोन, और टेम्परेट साइक्लोन में आई नहीं होता था, उसमें फ्रंटल होता था, है ना। तो ये सही है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर। क्या बात कर रहे हो भाई, ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि वो 10 डिग्री गर्म होता है, तो केवल 2 ओनली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सेक्शन तो हमारा खत्म हो गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जैसा लगे आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो एक लेक्चर आएगा वो हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड आएगा, फिर हम लोग आपका इंडियन ज्योग्राफी पे चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।